फुरफुरी नगर के जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सारे पक्षियां चिंतित थे क्योंकि उनके घर अभी तक नहीं बने थे। जंगल के सारे पक्षियां सुबह उठकर लकड़ियां ढूंढने जाते थे। मेरे बच्चों, बारिश का मौसम आने ही वाला है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियां लाती हूँ। अगर मैं देर से चली गई तो सारे जंगल की पक्षियां मजबूत लकड़ियों को लेकर अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। अरे, इतनी जल्दी सुबह हो गई? चल कालू, सोना तो बहुत हो गया। बारिश का मौसम भी नजदीक आ गया है। जल्दी से जाकर लकड़ियां ढूंढता हूँ। अगर मैं नहीं गया तो जंगल के दूसरे पक्षी सारे लकड़ियां ले जाएंगे। जल्दी चल कालू। अरे तोते, हर दिन सिर्फ लाल मिर्ची ही ढूंढते रहते हो। अब बारिश का मौसम आने वाला है। मिर्ची छोड़ो, लकड़ियां ढूंढो। मैं लकड़ियां ढूंढ कर ले आता हूँ और यहीं पर एक अच्छा सा अपने लिए एक घर बनाता हूँ। बच्चों, मैं लकड़ियां ढूंढने जाती हूँ। पता नहीं मुझे मजबूत लकड़ियां मिलेंगी या फिर नहीं। अच्छा बच्चों, मैं लकड़ियां लेने जा रही हूँ। आप अपने घोंसले से बाहर नहीं जाओगे, वादा करो। रानी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। लूसी कबूतर भी लकड़ियां ढूंढने चली जाती हैं। लूसी को लकड़ियां ढूंढते वक्त पास में बहुत सारे लकड़ियां दिखाई देते हैं। वाह, इतनी सारी लकड़ियाँ! चलो इन सारी लकड़ियों को ले जाती हूँ। इससे मेरा एक घर तो आराम से हो जाएगा। मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। लूसी कबूतर सारी लकड़ियां ले जाकर अपना घर बना देती हैं और उसमें आराम से रहने लगती हैं। रोज सुबह की तरह तोता भी लकड़ियां ढूंढने जा रहा होता है। तभी उसे एक जंगल के पार कुछ लकड़ियां दिख जाती हैं। चलो, आखिरकार मुझे लकड़ियां मिल गई है। अभी इन लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना एक घर बना सकूंगा। फिर तोता भी अपना एक घर बना लेता है और उसमें रहने लगता है। फिर रानी चिड़िया और कालू कौवा दोनों अपने अपने घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। कितनी देर हो गई है, लकड़ियां तो मिल ही नहीं रही हैं। अब बारिश का मौसम है, बारिश तो कभी भी हो सकती है। अब मैं क्या करूं? अचानक रानी चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कुछ लकड़ियां दिख जाती हैं। अरे वाह, मुझे लकड़ियां मिल गई हैं। इन लकड़ियों को ले जाकर अपने लिए एक घर बना लूंगी। रानी चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाती है। कौवा भी लकड़ियां ढूंढ रहा था, मगर उसे कहीं पर भी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं लकड़ियां ढूंढ नहीं पाया तो मैं कहाँ रहूंगा? बारिश में भीगकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तभी कालू कौवे की नजर रानी चिड़िया पर पड़ती है। अरे, रानी चिड़िया को लकड़ियां मिल गई है। लगता है सब पक्षियों को लकड़ियां मिल गई है, मगर मैं भी कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियां मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश के वक्त में भीगता रह जाऊंगा। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं घर नहीं बना पाऊंगा। लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, रानी चिड़िया से सारे लकड़ियां छीन लूंगा। कालू कौवा रानी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। रानी चिड़िया, तुम मेरे लकड़ियों के पास क्या कर रही हो? तुम्हारी लकड़ियाँ? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं लकड़ियाँ ढूंढकर यहीं पर रखता हूँ और सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके यहाँ से ले जाऊंगा। कालू भैया, आप झूठ कह रहे हो। ये लकड़ियाँ अभी अभी मुझे मिली हैं। रानी चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है, चोरी करना बुरी आदत होती है। फिर भी तुम मेरे लकड़ियाँ चोरी कर रही हो। मुझे पता है, तुम बहुत शातिर हो। तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही होगी, इसीलिए तुम मुझे एक कहानी सुना रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ रानी चिड़िया, मुझे लकड़ियाँ नहीं मिल रही है। अब लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो।
नहीं नहीं कालू भैया, मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे लकड़ियाँ नहीं दोगी तो मुझे छीनना भी आता है, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे लकड़ियाँ दे दो। रानी चिड़िया कालू कौवे को वो लकड़ियाँ दे देती है और वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अब जंगल के सारे पक्षियों ने अपना अपना मजबूत घर बना लिया था, लेकिन रानी चिड़िया को लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। इसी वजह से रानी चिड़िया अपना घर बना नहीं पाई। फिर एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। सभी पक्षियाँ अपने अपने घरों में आराम से रहने लगे। रानी चिड़िया का घर अभी तक नहीं बना था। रानी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। हे भगवान, बारिश तो शुरू हो गई। इसी तरह से बारिश होने लगी तो मेरे बच्चे भीग जाएंगे और बीमार भी हो जाएंगे। मुझे अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। रानी की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो कि अंदर से खोखला दिखाई देता था। रानी चिड़िया अपने बच्चों को वहां पर ले जाती है। पेड़ के अंदर अपने घोंसले को रखकर अपने बच्चों को बिठा देती है और खुद ही बारिश में भीगने लगती है। रानी चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो जाती हैं। बारिश रुकने के बाद वो डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल का घर देखकर रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। इतना बड़ा सेब का घर? आओ रानी चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? कल बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। तुम बारिश में क्यों भीगी? मुझे कहीं पर भी लकड़ियाँ नहीं मिली। मेरे बच्चों को एक पेड़ के अंदर घोंसले में बिठाकर मैं बाहर भीगती रही। उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं तुम्हें एक पानी वाला दवा देता हूँ। वो दवा तुम कौन से चीज पर डालोगी वो चीज बड़ा हो जाएगा। तुम एक काम करना, तुम एक कद्दू के ऊपर वो दवा डाल देना और वो कद्दू बड़ा हो जाएगा। और वो तुम कद्दू को अंदर से खोखला बना दो और उसमें आराम से रहना। हाँ डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। रानी चिड़िया कद्दू पर पानी वाला दवा डाल देती है। वो पलक झपकते ही बड़ा कद्दू बन जाता है। रानी उसे खोखला बनाकर उसमें रहने लगती है। जंगल में जोरों से बारिश और हवा की वजह से सारे पक्षियों के घर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। अरे वो देखो, रानी चिड़िया का घर इतना बड़ा कद्दू से बनाया हुआ है। वो घर तो हिल भी नहीं रहा है। रानी चिड़िया, तुमने इतना बड़ा कद्दू का घर कैसे बना दिया? हमारे घर तो बारिश और हवा की वजह से उड़ गए हैं। अब हम सारे पक्षियाँ बेघर हो गए हैं और भीगने लगे हैं। अब हम क्या करें? हाँ रानी चिड़िया, हमें भी बताओ तुमने ये घर कैसे बनाया? मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा कमाल तो डॉक्टर जी का है। डॉक्टर बुलबुल जी ने मुझे एक पानी दिया था। वो पानी मैंने एक कद्दू के ऊपर डाल दिया और छोटा कद्दू बड़े कद्दू में बदल गया। फिर मैंने उस कद्दू को खोखला बना दिया और उसमें मैं रहने लगी। तुम डॉक्टर बुलबुल जी के पास जाओ और उन्हें कहो कि तुम्हें भी वो पानी दे और अपना अपना घर बना लो। वे सभी पक्षियाँ डॉक्टर बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल वे जी, अब जोरों से बारिश होने लगी है। आप हमें वो पानी वाला दवा दीजिए जिससे हम हमारा घर बना सके। ठीक है, मैं पानी वाला दवा देता हूँ, लेकिन मैं इस कालू कौवे को पानी वाला दवा नहीं दूंगा। ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा बुरा है। इसने रानी चिड़िया की लकड़ियाँ छीन लिए थे। उससे रानी चिड़िया एक दिन पूरा बारिश में भीग गई थी। उससे बुखार भी आ गया था। इसे भी पता चलना चाहिए, ये भी भीगना चाहिए। सब पक्षियाँ अपने घरों में आराम से रहते हैं और कालू बारिश में भीगने लगता है। जैसी करनी वैसी भरनी।
एक गांव में एक मंदिर के बाहर एक भिखारन भीख मांगने बैठी हुई थी। वो बहुत भूखी थी और बहुत देर से वहीं पर बैठी हुई थी, पर उसे कोई भी भीख में कुछ नहीं दे रहा था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, 2 दिनों से भूखी हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया। उसी मंदिर में 2 अमीर पक्षी आते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। एक चिड़ा होता है, उसका नाम राजा, और एक कौवा होता है, उसका नाम कालू। राजा एक बड़े कंपनी का मालिक होता है और कालू उसका पार्टनर होता है। राजा, इस समय तुम मुझे मंदिर क्यों ले आए हो? कुछ ही देर में हमारी मीटिंग है। कहते हैं ना, अच्छे काम में जाते वक्त पहले मंदिर जाना चाहिए। बस मैं आ गया। राजा और कालू मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। जाते वक्त भिखारिन कालू को कहती है, साहब कुछ खाने को दे दो, कुछ तो दे दो साहब, मुझे भूख लगी है। 2 दिन हो गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया साहब। अरे ये क्या कर रही हो? हटो मेरे सामने से, चल जा यहाँ से, किसी और से भीख मांग। अरे रुको रुको, इतना कह रही है तो कुछ दे दो इसे। इसकी हालत देखकर लगता है ये सच में 2 दिनों से भूखी है। अरे यार, तुम नहीं जानते, कुछ पक्षियाँ काम करना ही नहीं चाहते हैं, बस उन्हें भीख मांगने का आसान सा रास्ता मिल गया है, तभी उनको फ्री में खाना खाने की आदत हो जाती है। इनमें से ये भी वही है। इन पक्षियों ने तो भीख मांगने की एक कंपनी ही खोल रखी है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। राजा भिखारन के पास जाता है और उसे यहीं पर बैठने के लिए कहता है। राजा उस भिखारन के लिए खाना लाता है। भूख की तड़प के वजह से भिखारन सारा खाना खा लेती है। फिर राजा उससे पूछता है, क्या बहन, तुम्हें इस तरह से भीख मांगने में अच्छा लगता है? क्या तुम उड़ नहीं सकती हो, बोल भी नहीं सकती हो? देखने में तो तुम हट्टी खट्टी भी हो। तुम कोई भी काम करके अपना पेट भर सकती हो। हाँ साहब, मैं पहले समोसे बनाती थी और उससे मेरा जीवन अच्छी तरह से चल जाता था। मेरे जीवन में मेरे पति मेरा साथ दिया करते थे, मगर हमारे जीवन में ऐसा तूफान आया, मेरे पति को गंभीर बीमारी हो गई। हमारे सारे पैसे और दुकान मेरे पति के इलाज में चले गए, मगर वो बच नहीं पाए। मैं एक अबला नारी क्या कर सकती हूँ, इसीलिए यहाँ वहाँ घूमकर भीख मांगकर अपना पेट भरती हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं एक नया व्यापार शुरू करूँ। भिखारन की कहानी सुनकर राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी मदद करना चाहते हैं। राजा भिखारन से कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है बहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जो बिजनेस करना चाहती हो, उस बिजनेस के लिए कितने पैसे की जरूरत है वो मैं तुमको दूंगा। भगवान आपका भला करे साहब, आप जैसा इंसान मैंने कभी भी नहीं देखा। मैं खाने का स्टॉल शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है, उस स्टॉल में क्या बनाओगी? समोसे के स्टॉल तो बहुत है इस शहर में, तुम कुछ अलग करो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जब तुम्हारी दुकान चलने लगी तो तुम मेरे पैसे वापस कर देना। मैं मिसल पाव की दुकान शुरू करना चाहती हूँ। मेरे हाथ की मिसल पाव मेरे पति को बहुत पसंद थी और मैं बहुत अच्छी मिसल पाव बनाती हूँ। ठीक है, तुम चलो हमारे साथ। राजा और कालू भिखारन को अपने साथ लेकर मार्केट जाते हैं। उसके लिए टेला और सारा सामान खरीद लेते हैं। उस पर वो सुंदर चटपटा मिसल पाव के नाम से मिसल पाव बेचना शुरू कर देती है। वो अपना टेला राजा और कालू के ऑफिस के नीचे लगाना शुरू कर देती है। आइए आइए और खाइए चटपटा मिसल पाव, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। आइए आइए गर्मा गर्म मिसल पाव।
मिसल पाव वहाँ के लोगों के लिए एक नई और स्वादिष्ट डिश बन गई थी। उस भिखारन के ठेले पर बहुत भीड़ होने लगी। राजा और कालू के ऑफिस के सारे स्टाफ रोज यहीं से खाना खाने लगे। सुंदरी मिसल पाव की चर्चा हर तरफ होने लगी। अरे भाई, तुमने वो मिसल पाव खाई है? क्या स्वाद है भाई। हाँ, वो महाराष्ट्र की फेमस डिश मिसल पाव है जो सिर्फ उन्हीं को पता होती है। चलो, नाम लेने से मुंह में पानी आ गया, चलकर खाते हैं। एक दिन विदेश से एक बड़ा क्लाइंट राजा के ऑफिस में आया होता है। उसका नाम बंटी कबूतर होता है। वो राजा का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसे भिखारन का टेला दिखाई देता है। वो इस छोटे से टेले को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े ऑफिस के नीचे एक ऐसा टेला लगा हुआ है। और तो और ऑफिस के सारे वर्कर्स भी इसी टेले से खाना खा रहे हैं। वो जाकर राजा से कहता है, राजा, तुम्हारे ऑफिस के लोग इतने से छोटे ठेले से खाना क्यों खा रहे हैं? तुमने उस ठेले वाले को अपने ऑफिस के नीचे ठेला लगाने ही क्यों दिया? मैं होता ना, सबसे पहले इस ठेले को यहाँ से हटवा देता। पूरा ऑफिस का लुक ही खराब कर दिया है। बंटी, मैंने ही उस मिसल पाव वाली को अपने ऑफिस के नीचे ठेला लगाने को कहा है। उसकी मिसल पाव टेस्ट में बहुत अच्छी है। वो मिसल पाव वाली बहुत ईमानदार है। अरे यार, तुम ही सोचो, इतने बड़े ऑफिस के सामने ठेला, तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? बाहर से कोई आएगा तो क्या सोचेगा? तुम एक बार उसकी मिसल पाव खाकर तो देखो, अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। नहीं नहीं, मैं अनहाइजेनिक नहीं खाता। पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। तुम चिंता मत करो, वो सारी सामग्री साफ करके ही बनाती है और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है। राजा बंटी के लिए मिसल पाव मंगवाता है और बंटी को खिलाता है। पहले तो खाने से मना कर देता है, फिर मिसल पाव की खुशबू से वो प्रभावित होकर मिसल पाव खाना शुरू कर देता है। कैसा लगा महाराष्ट्र की फेमस डिश मिसल पाव? मैंने जब पहली बार खाया था ऐसा लगा कि मैंने इतना स्वादिष्ट मिसल पाव कभी भी नहीं खाया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। ये चटपटा मिसल पाव तो सच में बहुत टेस्टी है। लगता है मैंने भी इतने स्वादिष्ट मिसल पाव पहले कभी नहीं खाई। मगर तुम्हारे ही ऑफिस के नीचे क्यों लगाती है? राजा बंटी को मिसल पाव की सारी कहानी बताता है। बंटी को राजा की बातें बहुत अच्छी लगती है। राजा, तुमने ये बहुत गलत कर दिया। अरे, मैंने क्या गलत कर दिया? अरे, अभी भी उस मिसल पाव वाली को ठेले पर ही बिचवा रहे हो। अरे, ये तो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलो, चलकर उसे बात करते हैं। बंटी और राजा उसके पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तुम्हारी रेसिपी तुम्हें शेयर करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसके मिसल पाव अब हर शहर में बिक जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो भिखारन से लखपति बन जाती हैं। हर तरफ चटपटा मिसल पाव फेमस हो जाता है, जो कि महाराष्ट्र की फेमस डिश बन जाती है।